चलिए स्टार्ट किया जाए। यस सर। चलिए देखिए, हम लोगों ने कल इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग, यस नो? यस सर, ईडीएम सर। ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट में डिस्कस कर रहे थे। देखो फिर कोई आया ज्वाइन कर ले। ओके, सब लोग आ गए ना? चलो ईडीएम टाइप, ये अब स्क्रीन दिख रहा है सबको? हेलो? यस हाँ ठीक है, आप अपने एंड से खुरपाती ना करिएगा। चलिए अब हम देखते हैं। देखो होता क्या है, कल हमने इस पर बात किया था ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट पे, और हमने ये बात किया था कि ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। पटेल सर, हाँ, तो यहाँ हम लोगों ने देखा था कि इसको ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। बताया था कल ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, यह लिखा भी था और इसका रीजन भी लिख दिया हमने टोटल, और कल बताया भी था कि जब हम इसे डीसी के लिए कैलिब्रेट करके और एसी भी मेजर कर सकते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, इसको हम बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट बोला था कि बाय चेंजिंग सम लिटिल मॉडिफिकेशन इट कैन बी यूज एज ए वाट मीटर। अब क्या लिटिल मॉडिफिकेशन यूज होता है ये नेक्स्ट पेपर में आएगा। अभी अभी थोड़ा सा होल्ड करना, फिर आपको क्वेश्चन डाउट रखना अपने पास, क्लियर हो खत्म करने के बाद पूछ रहा है मेरे से। अब देखिए, ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट आर यूज इन एक्यूरेट एसी वोल्टमीटर एंड एमीटर, not only on the power frequency but also in the lower audio frequency range। कहने का मीनिंग है कि हम लोगों ने कल एमआई इंस्ट्रूमेंट देखा था। हम लोगों ने बोला था कि एमआई इंस्ट्रूमेंट, जो हम लोगों के पास एमआई इंस्ट्रूमेंट होता है, वो एक्यूरेसी देता है कब तक, जब फ्रीक्वेंसी कितना था बाबू, 125 हर्ट्ज तक। कितना था बाबू? 125 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहता है। इसका जो एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, रीजनेबल होता है। इसलिए हम लोग इसको लाइब्रेरी में यूज करते हैं, लैब में यूज करते हैं। क्यों? मीटर और वोल्टमीटर यूज करते हैं क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंसी कितना होता है बाबू, पावर फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। ये हमने कल डिस्कस किया था, यस हेलो? हेलो? तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये था कि ये भाई साहब एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, अगर फ्रीक्वेंसी लोअर भी हो जाए तो इसका एक मेजरमेंट एक्यूरेट रहता है, इसमें कोई तकलीफ हमको नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे, अभी डायग्राम में आते हैं। यहाँ डायग्राम देखो, तो यहाँ डायग्राम में तो यहाँ मैंने लिखा है FC1 और FC2, ध्यान से देखिए। मैंने लिखा है, देखो ये है अपना FC1 और ये लिखा मैंने FC2। FC1 इज बोले तो फिक्स कॉइल 1, क्या बोले तो FC1 बोले तो बाबू फिक्स कॉइल। देखिए FC का मतलब है, मैं पूरा लेता हूँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आगे जाकर बहुत ज़्यादा इसका यूज करूंगा मैं। अभी वाट मीटर में बढ़ूंगा तो इसी का यूज करूंगा, बार बार पूछूंगा, इसलिए फिक्स्ड कॉइल, फिक्स्ड कॉइल, ये फिक्स्ड कॉइल है बाबू। फिक्स्ड कॉइल, एफसी को बोलते हैं फिक्स्ड कॉइल। अब फिक्स्ड कॉइल को देखो दो भाग में तोड़ा है हमने। पहला पार्ट तोड़ा है FC1 और दूसरा पार्ट तोड़ा है FC2। इसके बाद ये जो ये कॉइल दिख रहा है जिसमें हमने वायर लपेटा है, दैट इज कॉल्ड मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल हमेशा मूव करता है और ये ड्यूल बेयरिंग सपोर्टेड होता है। अब यहाँ पे आपको 3D डायग्राम नहीं दिखेगा, अभी आपको दिखेगा डायग्राम में। और ये है अपना लोड, ये अपना लोड है और ये सप्लाई सोर्स से कनेक्ट करेंगे। अब ये डायग्राम यहाँ दिखेगा, देखो हमने इस डायग्राम को थोड़ा ओपन करके यहाँ बनाया। देखो अभी डायग्राम देखो, दैट इज टोटल, ये टोटल जो दिख रहा है स्पिंडल पे, दैट इज मूविंग कॉइल। ये मूविंग कॉइल देखो ज्वेल बेयरिंग पे सपोर्ट है, दिस इज ज्वेल बेयरिंग, दिस इज टू फिक्स कॉइल 1 और फिक्स कॉइल 2। ये दिख रहा है आप लोगों को? हेलो? यस सर, दिख रहा है। यस, और ये अपना है पॉइंटर जो स्प्रिंग के सहारे अटैच किया है। अब यहाँ भी हम स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक यूज किए हैं। इसका मतलब है कि कंट्रोलिंग टॉर्क जो इसमें क्रिएट होगा, वो कितना क्रिएट होगा बाबू? कंट्रोलिंग टॉर्क क्रिएट होगा। जब भी स्प्रिंग कंट्रोल आएगा तो कितना कंट्रोल टॉर्क लेते हैं बाबू? के थीटा इनटू थीटा। अब आपको थीटा मैं बात बता देता हूँ, थीटा क्या होता है। देखो अपने पास एक पॉइंटर स्केल होता है, ये स्केल हो गया ना, ध्यान दीजिएगा, ये स्केल है, ध्यान से। मैं अब थीटा थोड़ा थीटा पर क्लियर करता हूँ। ये अपने पास स्केल हो गया, ठीक है। अब ये अपने पास इनिशियल पॉइंटर है, मान लीजिए पॉइंटर आपने फिक्स किया है और यहाँ स्प्रिंग लगा दिया। क्या लगा दिया बाबू? स्प्रिंग। तो ये अपना पॉइंटर का इनिशियल पोजीशन हो गया, ध्यान से सुनिएगा। ये 0 पोजीशन हो गया,
और ये अपना FHD पोजीशन हो गया। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आप देखोगे तो इसे पॉइंटर मार्क होता है, दैट इज FHD, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे मार्किंग होता है, यस नो, ऐसा देखे हो आप लोग? सर देखिए। यस सर। अब देखो यहाँ पे मैं आपको थीटा क्लियर करता हूँ, तो ये पॉइंटर अभी इनिशियल पोजीशन पे है। जब यहाँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, इस पर सपोज में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा, तो ये पॉइंटर क्या करेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ लगा, ध्यान से सुनिएगा। कैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा? क्योंकि मूविंग सिस्टम है, जब ये मूविंग सिस्टम मूव करेगा तो पॉइंटर क्या होगा, अपने जगह से मूव करेगा। मान लो पॉइंटर आपका अब यहाँ पे पॉइंटर मूव कर गया, अब मैंने एक डॉटेड लाइन बनाया, मैंने बोला कि पॉइंटर आपका मूव करके यहाँ पे आ गया, कहाँ पे होगा, ये अनम्यूट कर दो, अब ये पॉइंटर अपने यहाँ आ गया। तो देखो ये इनिशियल पोजीशन और ये पोजीशन के बीच एक थीटा बना कि नहीं बना? यस बना। सर। यही थीटा होता है, ये दैट इज कॉल्ड थीटा। और ये स्प्रिंग जब तनेगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसके अपोजिशन में फोर्स लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा सर। हाँ, तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क। ये बात आपको समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है। अब देखो इस मूविंग कॉइल में क्या है, अभी मूविंग कॉइल में जब ये सप्लाई दोगे तो ये क्या होगा, यहाँ से फ्लक्स लिंक होगा इसको, फिर इसको फ्लक्स लिंक होगा इसको। क्यों? क्योंकि दोनों में जो पोलरिटी बनेगा, अगर ये नॉर्थ बनेगा, ध्यान सुनना, अगर ये नॉर्थ बनेगा, अगर ये नॉर्थ बनेगा तो ये साउथ बनेगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे? ये पॉसिबिलिटी है बाबू, ये हम लोग करते हैं उसके वजह से, क्या बोलते हैं, ये अरेंजमेंट है, जो डिजाइन पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग। अब ये नॉर्थ से फ्लक्स निकलेगा और फ्लक्स साउथ को जाएगा, फिर नॉर्थ से निकलेगा साउथ को जाएगा, फिर नॉर्थ से और ये दो भागों में तोड़ने का रीजन ये है कि फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल रहे। क्या रहे बाबू? सिमेट्रिकल है, सब लिखा हुआ है, मैं अभी समझा रहा हूँ, समझते चलो। अब ये फ्लक्स क्या करेगा, अब ये फ्लक्स की वजह से, चूंकि इसमें करंट फ्लो हो ही रहा है, इसमें टॉर्क लगेगा। दैट टॉर्क क्या करेगा, इस टॉर्क की वजह से ये घूमना स्टार्ट करेगा। कौन? ये कॉइल, चूंकि ये कॉपर का कॉइल है। कौन सा कॉइल है बाबू? ये मूविंग कॉइल जो है, ये जो मूविंग कॉइल है, जो ये कॉइल दिख रहा है ना रेक्टेंगल शेप में, ये कॉपर का टायर है। देखो ऐसा होता है, ये मोबाइल है तो इसमें कॉपर का टायर है, लेफ्ट आ जाता है मोट कॉपर का, तो उसको ये बेस देने के लिए ये बनाया जाता है, उसमें ग्रिप होता है जो बनाएंगे। अब ये क्या करेगा, यहाँ मूव करना स्टार्ट करेगा, जैसे मूव करेगा तो पॉइंटर क्या होगा, ये पॉइंटर डिफ्लेक्शन देगा। ये पॉइंटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन देगा, तो आपको जो मेजरमेंट हो मिल जाएगा। तो दैट इज द ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट। अभी कैसे काम करता है थोड़ा आगे पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हमने देखा इसमें दो फिक्स कॉइल है। कितना फिक्स कॉइल था बाबू? दो फिक्स कॉइल। तो देखो मैं लिखा है एंड, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, पढ़ते चलता हूँ। एन ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ टू फिक्स कॉइल, यस नो? यस सर। ये मूविंग कॉइल, एक मूविंग कॉइल था, यस नो? यस सर। एक कंट्रोल स्प्रिंग, कंट्रोल स्प्रिंग, यस नो? यस सर। नेक्स्ट डैम्पिंग डिवाइस एंड मैग्नेटिक शील्डिंग अरेंजमेंट। देखो अब डैम्पिंग डिवाइस आपको दिखता नहीं है, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग हम दिखाना पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे डैम्पिंग जो यूज होगा बाबू, वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होगा। कौन सा फ्रिक्शन बाबू? एयर फ्रिक्शन। अब क्यों एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होगा? अगेन इसका भी एक रीजन है, ऐसा नहीं कि अपने मन से यूज कर दिया हम लोगों ने। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ये बात आपको समझ में आ रहा है? यस सर। इसका कंस्ट्रक्शन मिल सकता है सर? किसका बाबू? इसका डैम्पिंग का सर, इसका एयर फ्रिक्शन का मतलब कैसे? सारे कंस्ट्रक्शन जाकर देखो, पढ़ाया हुआ है। टॉर्क इक्वेशन जाकर देखो। यस सर, उसमें था सर। हाँ वहाँ पढ़ाया हुआ है, मिल कर सकता है। तो एयर फ्रिक्शन में सर ये इसमें फिगर में अगर इंस्ट्रूमेंट में भी नहीं दिखता है सर? नहीं इंस्ट्रूमेंट में देखो, एक्चुअली होता क्या है ना अभिषेक, इंस्ट्रूमेंट इतना छोटा होता है और उसमें सब इतना छोटा छोटा लगा होता है, तुमको दिखेगा नहीं। अगर वो देखना है ना तो फिर तुम यूट्यूब पे जाओ और वहाँ इंस्ट्रूमेंट खोल कर दिखाता है, ठीक है? तो जब खोलेगा ना तो तुमको दिख जाएगा, लिख देना MI इंस्ट्रूमेंट। अब ऊपर देखना ना कोई ओपन करके दिखाता है, तो तुम्हें अगर उतना क्लियरिटी चाहिए ना तो एक बार वो यूट्यूब पे जाकर देखो, उसका वीडियो मिल जाएगा तुमको। यस। बात समझ में आ रहा है अभिषेक? अगर देखो ज्यादा क्लियर पिक्चर चाहिए कि मतलब इंस्ट्रूमेंट में कहाँ लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, किस तरह बना हुआ है, तो इस सारे का पिक्चर थोड़ा सा खोजी बन जाओ। खोजी मीन्स कि थोड़ा सा ढूंढने के आला डालो, यूट्यूब पे वीडियो सुनो, MI इंस्ट्रूमेंट वीडियो, MI इंस्ट्रूमेंट का वीडियो, MI इंस्ट्रूमेंट या एनिमेटेड वीडियो EMMC, तो डालोगे तो नंबर ऑफ वीडियो आपको मिलेंगे। उसमें 2-4 वीडियो आपको मिल जाएंगे जो आपको कंस्ट्रक्शन खोल कर दिखाएगा, ओपन करके दिखाएगा। वो दिखाएगा कि देखो बच्चा इस ओपन में ये एडी करंट डैम्पिंग है, ये सारा चीज बताता है। एक बार वो जाकर देखिए। तो मैंने यहाँ बोला
देखो इसमें बोला कि इसमें क्या है, दो फिक्स कॉइल होता है, एक मूविंग कॉइल होता है, कंट्रोल स्प्रिंग होता है, डैम्पिंग डिवाइस होता है, और लास्ट में लिखा है मैग्नेटिक शील्डिंग। क्या लिखा है बाबू? मैग्नेटिक शील्डिंग। यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक शील्डिंग। और मैग्नेटिक शील्डिंग ये क्या मतलब है? यस है नो? तो मैं Yes, मैग्नेटिक शील्डिंग का मतलब समझाता हूँ, रुक जाओ। मैग्नेटिक शील्डिंग का मतलब है, देखो ये मैग्नेटिक शील्डिंग मैंने आके कर दिया। मैग्नेटिक शील्डिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल है ना, तो मोबाइल के ऊपर कवर लगा हुआ है, लगा है ना, Yes, sir. केस लगा हुआ है ना, वो केस काहे लिए लगा है? कैसे? आपके मोबाइल के ऊपर केस लगा हुआ है ना, जो से बैटरी के ऊपर एक कवर लगा हुआ है कि नहीं? यस सर ना है Yes, देखो, sir. काहे लिए लगा है? वो वो पता है। प्रोटेक्शन के लिए। दैट इज कॉल्ड शील्डिंग। उसको हम बोलते हैं शील्डिंग। किससे शील्डिंग? तो फ्रॉम द एक्सटर्नल मॉइस्चर वगैरह से शील्ड करे। वो क्या करे? उसको, उसके जो इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें डस्ट का, मॉइस्चर का, टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट ना पड़े, उसे शील्ड करे। उससे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक शील्डिंग का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट को एक ऐसा केस में रखा जाता है जहाँ पे बाहरी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट उस पर ना पड़े। बात समझ में आ रहा है? मतलब Yes, एक बॉक्स में रख दो उसको। क्लियर? तो उस बॉक्स में रखने के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं बाबू? मैग्नेटिक शील्डिंग अरेंजमेंट। बात आपको समझ में आया? Yes, yes, sir. अब देखिए, अब फिक्स कॉइल की बात करते हैं। देखो सबसे पहला है फिक्स कॉइल। तो देखो, द फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए फिक्स कॉइल। दिस कॉइल इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन so that a uniform magnetic field may be achieved at the center and to allow passage of the instrument on the allow passage of instrument on moving shaft. मूविंग शाफ्ट इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये दो फिक्स कॉइल जो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और चूंकि दो सेक्शन में करने का पर्पस है कि उसका जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या रहे? यूनिफॉर्म रहे। फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इधर उधर लीकेज ना करे, ज्यादा से ज्यादा वो यूनिफॉर्म रहे। तो ये फिक्स कॉइल का पर्पस है। ठीक है। नेक्स्ट अपना है मूविंग कॉइल। अब मूविंग कॉइल आप जानते ही हो, मूविंग कॉइल इज सर्व द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग द एक्चुएटिंग क्वांटिटी इनटू रीडेबल वैल्यू। देखो मैंने मूविंग क्वांटिटी पढ़ रहा हूँ, थोड़ा पढ़ रहा हूँ, फिर इसको समझाता हूँ। Moving coil is serve the purpose of converting the actuating quantity into readable value on the scale, and it is full stop. It is generally wound either a self-sustaining coil or else on a non-metallic former. Full stop. A metallic former cannot be used because eddy current would be induced in it by the alternating field. This may produce error in reading. देखिए मैंने क्या बोला, अब मैं बात करता हूँ। देखो मैंने यहाँ बोला कि यहाँ मूविंग कॉइल जो है, वो मूविंग कॉइल क्या करेगा कि जैसे हमने उसको करंट दिया, किसको? इंस्ट्रूमेंट को। तो मूविंग कॉइल वो इंस्ट्रूमेंट उस करंट को कहाँ मेजर करके बताएगा? पॉइंटर पे। यस है नो? तो जो करंट दिया दैट इज कॉल्ड एक्चुएटिंग क्वांटिटी। जो कॉइल को एक्चुएट किया, एनर्जाइज किया, दैट इज कॉल्ड एक्चुएटिंग क्वांटिटी। ठीक है। अब उस एक्चुएटिंग क्वांटिटी कितना दिया उसको रीड कहाँ करेगा? तो ये मूविंग कॉइल उसको रीडेबल में कन्वर्ट करेगा। कैसे? बाय मेजरिंग ऑन द, बाय पॉइंटिंग ऑन द स्केल। अब स्केल पर पॉइंटर पॉइंट करके बताएगा कि यस, जो आपने क्वांटिटी एक्चुएटिंग क्वांटिटी दिया है वो कितना एम्पीयर का दिया है। ये बात आपको समझ में आ रहा है? yes sir. एक्चुएटिंग क्वांटिटी हमारे पास अननोन है, लेकिन हम चाहते हैं कितना एक्चुएटिंग क्वांटिटी दिए हैं, कैसे पता चलेगा? तो ये एक्चुएटिंग क्वांटिटी मार्क करके देख, किस पे देगा? स्केल पे, जहाँ पे हम क्या कर इजीली रीड कर सकते हैं। तो उससे हम बोलते हैं रीडेबल वैल्यू ऑन द स्केल। ठीक है। अब यहाँ बोला इट इज जनरली वाउंड ऑन। देखो अब मैंने बोला ना, जो कॉपर कॉइल है, कॉपर कॉइल जो वाउंड करेंगे तो उसके या तो सेल्फ सस्टेन कर दो उसको, या एक नॉन मेटालिक फॉर्मर पर क्या करो उसको? नॉन मेटालिक फॉर्मर मतलब जैसे ये देखो, ये चार्जर दिख रहा है आपको? चार्जर, Yes, sir. तो इस चार्जर पर क्या केस बना दिया जाएगा? नॉन मेटालिक फॉर्मर हो गया, आईसी पे कॉपर वायर लपेट दिया जाएगा, इसी पे कॉपर वायर लपेट दिया जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कैसे? तो मैं यहाँ बताता हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ तो ऐसे, जैसे ये क्या होगा, एक केस बना दिया जाएगा यहाँ पे एक केस बना दिया। सुनना, मेरे बात को ध्यान से सुनना बाबू, ना तो फिर ऊपर निकल जाएगा। ये केस बन गया, ध्यान से सुनना। अब ये केस बन गया, दैट इज सर्कुलर केस। अब ये गैप है, ये गैप है ना जो बीच में, अब इसमें क्या करिए आप? इसमें कॉपर वायर लपेटते जाइए, जैसे कॉपर वायर ले चलिए, लपेटिए। देखियो ऐसा 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 कुछ, देखियो पतंग वाला डोर, देखो पतंग वाला जो उड़ाते हैं, पतंग का जो Yes, पतंग sir. वाला, तो उसको देखियो ना, दोनों तरफ से गैप, दोनों तरफ से एक लकड़ी उठा होता है, बीच में धागा लपेटते हो। जैसे नो, Yes, Yes, sir. ठीक वैसा ही ये होता है, ये जो कॉपर वाला होता है। तो ये या तो ये नॉन मेटालिक का होना चाहिए। किसका होना चाहिए बाबू? नॉन मेटालिक का। क्यों? क्योंकि अगर मेटालिक फॉर्मर होगा तो ये एडी करंट वाला बात ला देगा। किसका है बाबू? मैंने ये रीजन लिखा भी है, देखो मैंने लिखा है ये मेटालिक, देखो। और एल्स ऑन ए नॉन मेटालिक फॉर्मर, वो जो फॉर्मर होना चाहिए जिसमें कॉपर वाले लपेटे होंगे वो नॉन मेटालिक होगा। या नॉन मेटालिक होगा तो किसका होगा? फाइबर का होगा, क्योंकि पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो उसका वेट क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए।
तो बनाया जाएगा बाबू फॉर फाइबर का, प्लास्टिक का बनेगा, ठीक है। अब मैंने बोला है कि अब मेटालिक क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, मतलब कोई पूछ देना कसी, अब ठीक है नॉन मेटालिक यूज है, लेकिन मेटालिक अगर यूज करें तो क्या दिक्कत है। तब मेटालिक अगर यूज कर दिया जाएगा तो एडी करंट इंड्यूस हो जाएगा, और एडी करंट जैसे इंड्यूस होगा तो वो अपना फ्लक्स सेटअप कर देगा, और वो फ्लक्स की वजह से उस इंस्ट्रूमेंट में क्या आ जाएगा, रीडिंग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट का भी जो ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत वीक होता है, जिसकी भी ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है, और वो होता है कितना है बाबू, वो वैल्यू होता है 0.005 टू 0.006 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये इतना कम होता है बाबू। अब आपको समझ में आ रहा है कि कितना कम है ये। यस सर। इस वजह से इसमें कभी भी मेटालिक फार्मर यूज नहीं होगा। ये बात आपको क्लियर हुआ? बात समझ में आया? हेलो? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना डैम्पिंग। अभी मैंने डैम्पिंग के बारे में बोला। डैम्पिंग हमने कौन सा यूज करेंगे? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। क्यों? क्योंकि अगर एडी करंट डैम्पिंग यूज कर दोगे तो क्या होगा, इसका वीक मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बहुत वीक है, और इस पे अपना एडी करंट डैम्पिंग जब भी अगर क्रिएट करना है तो परमानेंट मैग्नेट चाहिए, तो उसका फील्ड क्या करेगा, इस फील्ड को क्या कर देगा, डिस्टॉर्ट कर देगा, मतलब डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है, इंटरफेयर कर देगा, तो इंस्ट्रूमेंट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। ये बात क्लियर है? तो मैंने देखो लिखा भी है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट टू प्रोवाइड द डैम्पिंग टॉर्क। एडी करंट डैम्पिंग कैन नॉट बी यूज बिकॉज ऑफ वीक ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड that is 0.05 Weber per meter square to 0.06 Weber per meter square full stop, since for AD current required a permanent magnet। अब देखो AD करंट के लिए क्या चाहिए, परमानेंट मैग्नेट which would affect or distort the operating field। वो क्या करेगा, वो ऑपरेटिंग फील्ड को क्या कर सकता है, अफेक्ट करेगा, डिस्टर्ब कर देगा, तो आपके इंस्ट्रूमेंट में क्या आ जाएगी बाबू, एरर आ जाएगी। ये बात क्लियर हुआ आपको? यस सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना है कंट्रोल स्प्रिंग। अब कंट्रोल स्प्रिंग जाहिर सी बात आप कहाँ यूज की हो, कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए। तो देखो मैंने लिखा कंट्रोल स्प्रिंग आर यूज टू प्रोवाइड द कंट्रोलिंग टॉर्क फुल स्टॉप। दिस स्प्रिंग एक्ट एज अ लीड टू द मूविंग कॉइल। अब ये स्प्रिंग देखो, मैंने आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बोला था कि पीएमएमसी और ईएमएमसी ऐसे दो इंस्ट्रूमेंट है जहां पे अगर आपका स्प्रिंग टूट जाए तो उसका रीडिंग क्या रहता है, हमेशा शून्य। जीरो रहता है। क्यों? क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, ध्यान सुनना मेरी बात। जैसे इस इंस्ट्रूमेंट में मैंने ये बनाया था ना स्पिंडल, ध्यान सुनना मेरी बात, ये मैं स्पिंडल बना रहा हूँ। अब इस स्पिंडल पर हमने स्प्रिंग लगा हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात। थोड़ा सा इसको मेरे को हटाना दो। क्यों मैं हटाया? क्योंकि देखो इस स्पिंडल में आपने यहाँ बनाया था कॉपर कनेक्शन वायर, कनेक्शन के कॉपर का बनाया था ना, ये कॉपर का मेमू पे लगाया था ना, बोलो। यस सर। ध्यान सुनना। अब जो स्प्रिंग यहाँ यूज किया गया ना स्प्रिंग, ये स्प्रिंग का कनेक्शन यहाँ पे सप्लाई के लिए भी जाता है। क्यों इसे लीड बोला जाता है बता दूं मैं आपको। ये जो स्प्रिंग, अब ये स्प्रिंग का इंटरनली कनेक्शन इस कॉइल से हो जाता है, ये स्प्रिंग इंटरनली कनेक्शन कॉइल से हो जाता है, और ये यहाँ पे आप सप्लाई दे रहे हो। तो अब सप्लाई जब यहाँ पे दोगे, ध्यान सुनना, अब यहाँ पे सप्लाई दे दिया, क्या दे दिया, सप्लाई। अब सप्लाई जब यहाँ दोगे तो अगर ये स्प्रिंग टूट जाएगा तो इस कॉइल को कोई सप्लाई जाएगा, नहीं जाएगा। और जब कॉइल को सप्लाई नहीं जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आने के बाद इसमें कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, ना इसमें टॉर्क क्रिएट होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए इस स्प्रिंग को बुलाया जाता है कि ये लीड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? लीड की तरह। ये बात आपको समझ में? और ये दो ही इंस्ट्रूमेंट में काम करता है, कहाँ पे, एक पीएमएमसी और दूसरा ईएमएमसी। तो अगर इस केस में अगर स्प्रिंग टूट जाए इस इंस्ट्रूमेंट का जो रीडिंग होता है वो क्या होता है, जीरो। अब जब इंटरव्यूअर को क्वेश्चन पूछना होता है ना, और उसको जब आपको डीप नॉलेज में ले जाना होगा तो ऐसे क्वेश्चन एराइज करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सब बुक में नहीं मिलता। आप कहीं भी बुक पढ़ो, नहीं दिया हुआ कहीं बुक में। ये सब जब फॉरेन राइटर का बुक पढ़ोगे ना तब आपको मिलेगा, ये सब वो सब एनालिसिस करके देता है। ये लोकल राइटर जेबी गुप्ता वगैरह का बुक में नहीं मिलने वाला। हाँ, हो सकता है कि एक ही सारणी में कहीं दिया हो, लेकिन आपको एक ही सारणी बुक इतना मोटा है आप पढ़ोगे ही नहीं। बात समझ आ रहा है? तो इसको ध्यान रखिए। ये इंटरव्यू में जब बढ़िया इंटरव्यूअर होगा, बढ़िया क्वेश्चन पूछना होगा, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, या आप ही किसी से पूछिएगा ना तो मुंह बना देगा, देखना। चलिए अब नेक्स्ट अपना है सील्डिंग। अभी सील्डिंग के बारे में बताया था मैं, सील्डिंग के बारे में भी बताया था। क्या होता है सील्डिंग? हेलो? ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, जो कि हाँ, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है। हाँ, मॉइस्चर से क्या है, एक्सटर्नल पे देखो, मॉइस्चर नहीं बोल सकते,
एक्सटर्नल मैग्नेटिक जैसे इंस्ट्रूमेंट जहाँ यूज होता है ना, तो वहाँ पे और भी सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो वहाँ Yes, पे sir. बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा तो उसका अपना कोई फील्ड होगा। अब उस फील्ड का इस पे इफेक्ट ना आए, उस फील्ड का इस पे इफेक्ट ना आए, तो हम इस पूरे ढांचा को क्या करते हैं, एक उठा के बॉक्स में डाल देते हैं, एक इनक्लोजर में डाल देते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग। देखो क्या मैं लिखा हूँ, द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द फिक्स्ड कॉइल इज वेरी वीक, दैट इज 0.005 वेबर पर मीटर बाय 2 0.006 वेबर पर मीटर स्क्वायर, सो शील्डिंग इज डन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैंने बोला था कि स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, जब भी ये वर्ड आएगा स्ट्रे, स्ट्रे का मतलब होता है बाबू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, स्ट्रे का मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जो बाहरी फील्ड का इफेक्ट इस इंस्ट्रूमेंट पर आएगा, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शील्डिंग। क्या करते हैं बाबू? शील्डिंग। ये बात आपको समझ में आया? अब मैं Yes, बोला, sir. हाँ अब देखो क्या बोला, इट इज डन बाय इनक्लोजिंग इन ए केसिंग ऑफ हाई परमेबिलिटी एलॉय। अब देखो यहाँ का वर्ड आया हाई परमेबिलिटी एलॉय। अब हाई परमेबिलिटी एलॉय क्यों बोला गया, तो मैं आपको बताता हूँ, आता हूँ मैं। देखिए आप लोग रेसिस्टेंस जानते हो, रेसिस्टेंस कितना होता है? रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है रो इनटू एल अब बाई ए। यस है नो? Yes, sir. ये रेसिस्टेंस कहीं पढ़े हो आप लोग? Yes, Yes, sir. sir. पढ़े। Yes. तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेसिस्टेंस है, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में भी ये रेसिस्टेंस होता है। देखो जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, देखो मैं बता दूं, अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट लिखना तो क्या लिखोगे? ईएमएफ। क्या लिखोगे बाबू? ईएमएफ। By R. अब बाय रेसिस्टेंस लिखोगे नहीं लिखोगे? बोलो, Yes, sir. लिखते हो कि नहीं लिखते हो? V बाई आर। Yes, ऐसा sir. ऐसा है, सब सुनते चलो, क्यों रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि याद रहे आपको, मैग्नेटिक सर्किट है। देखो तो रिलेक्टेंस होता है बाबू एल। अब एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्या होता है? एल। ये है एल, क्या है बाबू? एल डिवाइडेड बाय म्यू इनटू ए। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे जिस रेसिस्टेंस में इसको क्या बोलते हैं? रो। रो क्या होता है? रेसिस्टिविटी से या स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है ये सर टेम्परेचर पर डिपेंड करता नहीं है। बच्चा, मटेरियल पे। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर, किस मटेरियल का वायर बना है उस पर डिपेंड करता है। तो देखो देखो ये एल यहाँ सेम है, ये भी सेम है। ये लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है या लेंथ ऑफ वायर बोलते हो, और ये बोलते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? Yes, sir. इसी तरह यहाँ पे ये एल होता है मीन मैग्नेटिक पाथ, कहने का मतलब है मीन मैग्नेटिक पाथ, और ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। और यहाँ म्यू को बोलते हैं बाबू, ये जो म्यू दिख रहे हो ना, ये जो म्यू दिख रहा है यहाँ पे, ये म्यू, यहाँ म्यू दिख रहा है ना, Yes, ये sir. Yes, sir. इसको बोलते हैं परमेबिलिटी। अगर ये हाई होगा, देखो अगर ये हाई होगा इसका वैल्यू क्या होगा? लो होगा। लो होगा। अब जब इसका वैल्यू लो होगा तो चूंकि फ्लक्स इक्वल टू, देखो अब एनालॉगस बोलेगा तो फ्लक्स एनालॉगस टू करंट होता है, तो फ्लक्स इक्वल टू होता है बाबू एमएमएफ। एमएमएफ देखो एमएमएफ का मतलब है मैग्नेटोमोटिव फोर्स और डिवाइड बाय रिलक्टेंस। अब ध्यान से सुनना। और अभी मैंने बोला कि फ्लक्स जितना ज्यादा लिंक होगा टॉर्क उतना ही बढ़िया रहेगा ना। अब देखो अगर इसकी वैल्यू लो होगा, ध्यान सुनना, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? हाई होगा। और एमएफ इक्वल टू होता है बाबू, एमएफ इक्वल टू मैं यहाँ लिखता हूँ, एमएफ इक्वल टू होता है एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स द कॉइल एंड टू करंट, करंट थ्रू द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स। एमएफ इक्वल टू होता है बाबू एन इंटू आई। तो अब ध्यान से देखो, अब फ्लक्स जितना ज्यादा होगा तो करंट भी क्या रहेगा उसका? करंट उतना ज्यादा रहेगा नहीं रहेगा? Yes, sir. तो इसलिए जो केसिंग यूज होगी उसकी जो वो जो मटेरियल यूज होगा उसमें, उसकी मटेरियल की जो परमेबिलिटी होगी वो क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। ये बात आपको समझ में आया क्यों ज्यादा होगा? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. अभिषेक? यस सर। ओके। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अगर इसका वर्किंग प्रिंसिपल की बात किया जाए तो देखिए मैं थोड़ा सा पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद बात करूँ। देखो लिखा हूँ, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए बेसिक इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट इज सेम एज पीएमएमसी। देखो मैंने पहले बोला था ना कि पीएमएमसी और एडीएम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है।
ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट द परमानेंट मैग्नेट इज रिप्लेस बाय विथ टू फिक्स कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्ट होता है बाबू दोनों फिक्स कॉइल? सीरीज में। सीरीज में, तो डायग्राम से भी दिख रहा था। फुल स्टॉप, द मूविंग कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द फिक्स कॉइल, full stop, the two fixed coil are connected to electromagnet in such a manner that they form poles of opposite polarity। किसका बनेगा? अभी मैं बोला था ना, एक नॉर्थ बनेगा तो दूसरे वाला क्या बनना चाहिए? अपोजिट बनना चाहिए, बोला था ना। जैसे मान लो, हाँ मैं उसमें फिर चलूंगा। poles of opposite polarity as the moving coil carries current through it and it placed in a field of fixed coil, it experiences a force due to which the moving coil rotate and deflection is produced। ये बात आपको समझ में आ रहा है जो लिखा हूं मैं? Yes, sir. हेलो, नहीं आवाज अच्छा नहीं आया, कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है। तो आगे ठीक है। कॉन्फिडेंट वाला आवाज आना चाहिए। यस सर, पूछ सकते मैं हैं, बता भी मैं सकते हैं। थोड़ा पीछे चलता हूँ, आता हूँ यहाँ पे। मैंने अभी बोला था, ध्यान सुनो, मैंने यहाँ बोला था, ध्यान से मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ। मैंने बोला था अभी, मैंने ये बोला था, ध्यान सुनना मैं क्या बोला था। मैंने बोला था कि जो फिक्स कॉइल है, तो मैं आपको कल बोला था, ध्यान से सुनना, कैसे नॉर्थ और साउथ बनता है। जैसे मान लो अगर एक कॉइल है, समझना, जैसे मान लो मेरा एक कोई एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड समझते हो आप लोग? यस सर, सोलेनॉइड समझते हैं सर। नंबर गुड, हाँ, उसका डायमीटर, उसका रेडियस, सॉरी उसका लेंथ उसके डायमीटर से क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ये सोलेनॉइड हो गया। अगर इस पे मैं कॉइल लपेट दूं, देखो ध्यान से सुनना अभी से एक बात, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा कंसेप्ट, बढ़िया कंसेप्ट है ये मैंने यहाँ कॉइल लपेट रहा हूँ, ये कॉइल में लपेट दिया, ध्यान से सुन रहे। अब देखो, अगर ये करंट ऐसा गया है, ध्यान सुनना, ये करंट भी इसमें ऐसा दिखेगा? यस ये सर। करंट ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा? Yes, तो ध्यान sir. सुनना, अब ये करंट जैसा दिखा तो अपना राइट हैंड ले जाइए, राइट हैंड करंट के डायरेक्शन में उंगली चारों रखिए और मोड़ दीजिए। तो जब चारों उंगली रोकिए, देखिए देखिए मेरा हाथ दिख रहा है ना? यस सर। तो जब ये उंगली करंट डायरेक्शन रख के मोड़ेंगे तो थंब डायरेक्शन देगा फ्लक्स का। तो फ्लक्स कहाँ जाएगा इसका? इसका फ्लक्स कहाँ जाएगा? थंब के डायरेक्शन कहाँ जाएगा? इस डायरेक्शन में। यस ये डायरेक्शन हो जाएगा फ्लक्स का। सुनना मेरे बात को, जैसे फ्लक्स जिस एंड से निकलता है वो बनता है नॉर्थ। क्या बनता है? नॉर्थ। और ये क्या बन जाएगा तो? साउथ। अब ये यहाँ पे हम थोड़ा आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉइल ऐसे मैन कर दिया है। अगर ये फॉरवर्ड होता तो डायरेक्ट दिखा देता। ये अरेंजमेंट होता है, ये सेंस ऑफ वाइंडिंग। देखो अब इसी फॉर्मूला देखो, मैं इसी में नॉर्थ और साउथ उलाट देता हूँ केवल आपको समझाने के लिए। देखो क्या, केवल आप क्या करिए, केवल कुछ मत करिए, करंट डायरेक्शन वही रहेगा जो इससे आया है। देखिए इसको मैं साउथ कैसे बनाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो मैं क्या किया, देखो यहाँ ये किया, यहाँ पे देखो केवल कॉइल का सेंस ऑफ लपेटने का सेंस चेंज हो जाता है तो आपका नॉर्थ साउथ चेंज हो जाता है। देखो कैसे, अब देखो करंट डायरेक्शन यही दिया, देखो ध्यान से दिया ना। अब इसमें करंट डायरेक्शन कैसे आ जाएगा? देखो ध्यान से, ऐसा आएगा। बोलो अभिषेक। यस सर। अब तुम देखो अपना उंगली ले जाओ और करंट डायरेक्शन में रख के मोड़ दो, तो अब थंब देखो, थंब का डायरेक्शन इधर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? देखो तो Yes, sir. तो ये यहाँ से फ्लक्स निकलेगा। कहाँ से? यहाँ से फ्लक्स निकलेगा। तो अब ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ। और ये क्या बन जाएगा? साउथ। साउथ। अब बात समझ में, साउथ नॉर्थ कैसे चेंज हुआ? देखो करंट डायरेक्शन सिंपल है ना, सेम है कि नहीं है? Yes, sir. लेकिन आपने केवल कॉइल लपेटने का ढंग बदल दिया। देखो ये कॉइल पहले ऐसे लपेटा हुआ है, अब दूसरा कॉइल ऐसे लपेट दिया। डायरेक्शन ऑफ द करंट वही है, लेकिन अब नॉर्थ और साउथ चेंज हो गया कि नहीं हो गया? ठीक यही कॉइल, हाँ ठीक यही कॉइल फॉर्मर पर लपेटने का ढंग बदल दोगे तो अगर ये नॉर्थ बना है, ध्यान सुनना, अगर ये नॉर्थ बन गया और अगर ये साउथ बन गया, ध्यान सुनना, तो यहाँ पे ये भाई साहब साउथ बनेंगे, सॉरी ये नॉर्थ बनेंगे और ये क्या बनेंगे? साउथ बनेंगे। देखो अब आप जानते हो कि नॉर्थ से साउथ निकलता है। देखो तो यहाँ से कुछ फ्लक्स निकल के यहाँ जाएगा और कुछ फ्लक्स निकल के यहीं पर लिंक करेगा। यस नो? यस सर। यहाँ पे से भी कुछ फ्लक्स निकल के यहीं लिंक करेगा और कुछ फ्लक्स निकल के यहाँ पर जाएगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स हम चाहेंगे कि यही आए, मैक्सिमम फ्लक्स इस मूविंग कॉइल को क्या करके पार करके जाए। क्या चाहेंगे हम अभिषेक? मैक्सिमम कॉइल इसको पार करके जाए। ये बात आपको समझ में आ रहा है? सर तो जब मैक्सिमम फ्लक्स अगर इसको पार करेगा तो मूविंग कॉइल से मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होगा, उसमें मैक्सिमम टॉर्क इंड्यूस करवाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है अभिषेक? यस सर। अभी कैसे इंड्यूस होता है टॉर्क इक्वेशन में देखेंगे। टॉर्क इक्वेशन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो वो कैसे इंड्यूस हुआ वहां पर हम देखेंगे।
ये बात आपको समझ में आई? नहीं सर, ये तो अच्छी से ही मालूम चल रहा है सर, इक्वेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं। हाँ, इक्वेशन तो करना ही है, इक्वेशन तो हम करेंगे ही, सर लेकिन अब देखने इसमें से मालूम चल जा रहा है सर, मैग्नेटिक फ्लक्स जो डिपेंड होगा। ठीक नहीं, है सर। फिर अभिषेक तुमको फिर समझाता हूँ, मैं तुमको उस दिन भी बोला था। देखो, यस। देखने से बहुत सी चीजें जो देखना लगता है ना वो दिखता नहीं है। ये जो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं ना बड़े बड़े से आपको समझाने के लिए, अब रियली में जब इंस्ट्रूमेंट खोला जाएगा ना तो उसमें आयरन दिखेगा इतनी चुकी, मैग्नेट दिखेगा इतनी चुकी। अब तुम कहोगे यार सर इतनी छोटी सी मैग्नेट काम करता है, तो चूंकि देखो अपने पास क्या होता है जब डिजाइन किया जाता है ना, तो डिजाइन करने वक्त सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पहला ध्यान ये रखा जाता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट हो वो लाइट वेट में हो, लाइट वेट मतलब हल्का हो। दूसरा ध्यान ये रखा जाता है कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो, कॉस्ट हो, वो कम से कम हो, इकोनॉमिक हो। क्या हो? अब आप मान लीजिए आप मोबाइल डिजाइन किया, समझिए आप कोई बता, अब मान लीजिए मोबाइल डिजाइन किया और आपके मोबाइल में सारे फीचर अवेलेबल है और आपकी कीमत हो गया 50,000। अब उसी फीचर्स में आपका किसी को 8,000 मोबाइल मिलेगा तो आपका मोबाइल खरीदेगा? नो सर। नहीं खरीदेगा जब तक आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालोगे। जैसे एप्पल का फोन है, एप्पल का आईफोन 1 लाख का है, लोग खरीदता है क्यों? क्योंकि लोग को पता है कि ये मोबाइल जो है इसका सिक्योरिटी जो होती है और मोबाइलों कंपेयर में बहुत ज्यादा हाई है। अगर वो मोबाइल कोई चुरा भी लेता है तो कोई लॉक नहीं खोल पाएगा उसका, उसके लिए वो डब्बा हो जाता है, तो इसलिए उसका दाम लगता है 1 लाख। ये सब मोबाइल कोई चुरा लेगा तो इजिली कोनो दुकानदार वाले के इसका लॉक तोड़ देता है, देखो कि नहीं? यस सर, देखें। लेकिन आईफोन का लॉक कोनो दुकानदार नहीं तोड़ता है। आईफोन का लॉक तोड़ना हो तो जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर, जब सर्विस सेंटर लॉक तोड़वाने जाओगे तो कहेगा बिल दीजिए। जब आपके पास बिल नहीं होगा ना तो फिर आपसे एक चीज और मांगेगा, जब तक आप ऑथराइज नहीं लगेगा तब तक वो लॉक नहीं तोड़ेगा, तो आपके लिए डब्बा हो जाता है। इस वजह से एप्पल का फोन बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो आप जब डिजाइन करते हो तो ध्यान रखना। अब आप मान लीजिए मोबाइल डिजाइन किया और मोबाइल का वेट हो जाए 2 किलो, कोई खरीदेगा? नो सर, कोई नो नहीं। सर। लोगों का डिमांड क्या है? स्लिम से स्लिम हो, मोबाइल का लाइट वेट हो। तो जब भी इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया जाएगा तो ध्यान रखा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट का वेट ज्यादा ना हो, इकोनॉमिकल। देखो वेट मतलब लाइट वेट हो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना लगे मतलब इकोनॉमिक हो। तीसरा रोबोस्ट हो, रोबोस्ट मतलब मजबूत हो कि थोड़ा सा अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट गिर गया, अब मोबाइल कभी गिरता है आपसे हाथ से छूट के तो क्या टूट जाता है पूरा? नो सर। कभी कभी अगर आपसे उल्टा गिर गया तो स्क्रीन फूट जाता है, अगर नहीं उल्टा गिरा तो स्क्रीन भी नहीं फूटता है। यस नो? तो यस। यस सर। तो इंस्ट्रूमेंट भी होता क्या है कि लाइब्रेरी में चाहे लैब में बच्चा जब यूज करता है तो कोई चीज से गिर जाता है, या कोई कैरी करके ले जा रहा है तो किसी से गिर जाता है, या कोई गाड़ी पर लेके जाओगे तो गाड़ी पे जर्क लगता है ना जी। अब वो सर। जर्क लगने से वो खराब ना हो, दैट इज रोबोस्ट कंस्ट्रक्शन हो। अगर ये सारे फीचर्स होने के बाद अब उसके बाद आपका स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स किया जाएगा। अब वो आपका इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहा है कि नहीं, वो स्टैंडर्ड डिजाइन करेगा, डिसाइड करेगा इंडिया के जो आईएसआई मार्क करता है, जो आईएसआई इंडियन स्टैंडर्ड जो मार्क करता है वो डिसाइड करेगा। अब वो क्या करेगा, उसको स्टैंडर्ड आपके इंस्ट्रूमेंट में उतना ही 5 एम्पियर करंट देगा और उसका क्रॉस एक पैरेलल स्टैंडर्ड इक्विपमेंट लगा देगा और आपका इक्विपमेंट लगा देगा। अब स्टैंडर्ड में देखेगा 4.8 आ रहा है और आप में मान लीजिए 4.7 आ गया, 4.8 का उसको मान लो सेम है, तो कहेगा यस इस इक्विपमेंट का एक्यूरेसी बहुत है। तो वो एक ही बार नहीं करता है, वो बार बार मेजर करता है, वो ट्रायल के लिए आपसे लेकर रख लेता है। आप बार बार मेजर करने के बाद जब उसको उसी को प्रेसिजन बोलते हैं, बार बार सेम कंडीशन में मेजर कर रहा है और बार बार आपकी एक्यूरेसी उतना ही बढ़िया है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रेसिजन, दैट इज प्रेसाइज हो जाता है। तब आपका इंस्ट्रूमेंट, पटेल सर, तब आपका वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है आपका ऑथराइज कर देगा, यस आपका इंस्ट्रूमेंट है। आपका एरर जो भी क्योंकि देखो दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना लो उसमें एरर जरूर आएगा, एरर आने की कोई वैसा नहीं है कि एरर ना आए, जीरो एरर होगा ही नहीं। मैंने आपको बोला था कि 1% एरर होता है क्लास वन इंस्ट्रूमेंट में, क्लास ए इंस्ट्रूमेंट में, यस या नो? यस सर। और इसके अलावा वो 1% एरर जो होता है ना वो बाबू साइंटिफिक लैब में यूज होता है, जो डीआरडीओ इसरो वगैरह यूज करता है, जो अपना वो लोग को रॉकेट भेजना है तो वो लोग को 1 डिग्री भी बहुत ज्यादा माने रखता है, तो वो लोग को यूज करता है। और अपने यहाँ जो लैब में यूज होता है ना इसमें तो 10% एरर चल जाता है, क्योंकि बच्चों को सिखाना ही तो है, बच्चे को केवल एप्लीकेशन बतानी है, बच्चा इससे फिजिबल हो जाए, ठीक है ना? तो कल इसका देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको देखेंगे टॉर्क इक्वेशन, इसका टॉर्क इक्वेशन कैसे डिराइव होता है, क्योंकि इसका भी लंबा टॉर्क इक्वेशन है। और टॉर्क इक्वेशन देखने के साथ क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो टॉर्क इक्वेशन समझ में अगर आ गया आपको तो आगे जाके आपको दूसरा चीज जो पावर मेजरमेंट होगा, तो पावर मेजरमेंट में वो बार बार यूज होगा। मैं बता दूंगा कौन सा इक्वेशन बार बार यूज होगा, आपको उसे मार करके आगे बढ़ जाना। अब इस यूनिट का बस वही टॉपिक लास्ट बचा है। अब इस यूनिट से आपको जो पढ़ना है बाबू, वो पढ़ना है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, एमआई इंस्ट्रूमेंट। टॉर्क इक्वेशन अगर ड्राइव नहीं भी करना चाहोगे तो चल जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल छोड़ना मत। एक्सटेंशन रेंज ऑफ अमीटर, एक्सटेंशन रेंज ऑफ वोल्टमीटर और उसका न्यूमेरिकल, मैंने जेबी गुप्ता का बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको भेज रखे हैं, न्यूमेरिकल जरूर करना, छोड़ना मत, ठीक है?
इस टॉपिक से आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, लेकिन अभी नहीं पढ़ पाएंगे, इसके 12 क्वेश्चन पढ़ने के बाद बढ़ेंगे, ठीक है ना? Yes, यस sir. सर। यस Okay. सर। तो जाइए एंजॉय करिए।